हेलो, गुड इवनिंग आप सभी लोगों का सुहाना आर्ट क्लासेस में बेहद ही स्वागत है। मैं आज आप सभी लोगों को राकेश गोस्वामी की पुस्तक से एक चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट कराने वाली हूँ, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। और हमारा टॉपिक है प्राकृत चित्रकला, पाल शैली एवं जैन शैली तथा अपभ्रंश शैली, जो कि 750 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक है। इसको इंग्लिश में पाल स्टाइल एंड जैन एंड इंग्लिश में अपभ्रंश स्टाइल कहते हैं। तो अब हम अपनी टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। आज हम आपको पूरा का पूरा वन लाइनर क्वेश्चन और थ्योरी कंप्लीट कराएंगे, और कल सुबह इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे उसको कराया जाएगा। तो हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। पाल शैली जिसे साथ ही साथ पूर्वी शैली भी कहा जाता है, जो कि 750 ईस्वी से लेकर 1197 ईस्वी तक है। भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की? पाल शासक ने की। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि भारत में किसकी लघु चित्रों की शुरुआत पाल शासकों द्वारा की गई है। अब दूसरा है, भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई? पूर्व मध्यकाल प्राकृत से। तो जो ये लघु चित्रों की जो परंपरा है, ये पूर्व मध्यकाल जो कि प्राकृत है वहाँ से शुरू हुई। अब हम अपने दूसरे टॉपिक पे जाते हैं, और ये पाल शैली में देखिए बनी हुई अवलोकितेश्वर बोधिसत्व प्रज्ञा पारमिता का पिक्चर है। तीसरा है, भारत में लघु चित्रों का आरंभ किस बौद्ध पांडुलिपि से हुई? तो यहाँ है प्रज्ञा पारमिता। भारत में लघु चित्रों का आरंभ पहली बात तो पाल शासकों द्वारा शुरू की गई, और साथ ही लघु चित्रों का आरंभ किस बौद्ध पांडुलिपि से की गई? प्रज्ञा पारमिता। अब देखते हैं आगे। तालपत्र पर चित्रित प्रथम ग्रंथ का नाम क्या है? प्रज्ञा पारमिता। तालपत्र पर चित्रित प्रथम ग्रंथ क्या है? प्रज्ञा पारमिता। प्रज्ञा पारमिता यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस नाम को आप जरूर याद रखिएगा। पाल शैली में चित्रित किस शैली में? पाल शैली में चित्रित प्रथम ग्रंथ क्या था? वो भी प्रज्ञा पारमिता ही था। और पाल पत्र पर चित्रित प्रथम ग्रंथ कौन था? वो भी प्रज्ञा पारमिता ही था। अब आगे बढ़ते। पाल चित्र शैली का आधार ग्रंथ है। पाल शैली में प्रथम ग्रंथ भी और आधार ग्रंथ भी क्या है? प्रज्ञा पारमिता। अब आगे बढ़ते हैं। महायान बौद्ध ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ क्या कौन सा है? प्रज्ञा पारमिता। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी की रचना किसने की? नागार्जुन ने की। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि प्रज्ञा पारमिता जो कि बौद्ध ग्रंथ है महायान का, उसकी रचना किसने की है? नागार्जुन ने। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पाल पोथी चित्रों का समय क्या है? 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक। आप बिल्कुल याद रखिएगा इसको कि पाल पोथी चित्रों का समय क्या है? 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक। और ये जो यहाँ प्रज्ञा पारमिता की रचना किसने की, ऐसे आपके एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि महायान बौद्ध ग्रंथ प्रज्ञा पारमिता की रचना किसने की? तो आप बताइएगा उन्हें कि नागार्जुन ने की है। अब पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ? वो भी पाल शैली में हुआ है। कब? पाल शैली द्वारा हुआ है। किसने पाल शैली को पूर्वी शैली कहा? लामा तारानाथ ने। तो यह भी आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि किसने पाल शैली को पूर्वी शैली कहा है? तो लामा तारानाथ ने पाल शैली को पूर्वी शैली कहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पोथी चित्रों का निर्माण किस राजवंश ने कराया? तो पोथी चित्रों का निर्माण भी किसने कराया? पाल राजवंश ने। भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में किसे माना जाता है? अभी यहाँ मैंने आपको बताया, भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में पाल शासकों को ही जाना जाता है। लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई? तो यह भी याद रखिएगा कि लघु चित्रकला भारत के पूर्वी हिस्से में विकसित हुई है। कहाँ पर? पूर्वी हिस्से में। पाल शैली के 3 प्रमुख केंद्र थे। पाल शैली के कितने प्रमुख केंद्र थे? 3। यह आप बिल्कुल याद रखिएगा कि पाल शैली के 3 प्रमुख केंद्र थे, और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। वह उनका नाम क्या था? बंगाल, नेपाल और बिहार। बंगाल, नेपाल और बिहार। अब आगे बढ़ते हैं। ताड़पत्र पर बने चित्र किस शैली के हैं? वो भी किस शैली के हैं? पाल शैली के हैं। पाल शैली आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न ज़रूर बनते हैं। तो आप
प्लीज़ जो है इस टॉपिक पर खासा ध्यान दीजिएगा। पाल शैली के संरक्षक कौन थे? पाल शैली के संरक्षक थे पाल शासक। तो यह भी आप ज़रूर याद रखिएगा, पाल शैली के संरक्षक थे पाल शासक। उस आस्था या पंथ का नाम बताइए जो पाल राजाओं का भाग नहीं है। तो श्वेतांबर मतलब पाल राजाओं का संबंध महायान, तंत्रयान तथा ब्रजयान से था। तो यह आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है सवाल कि आस्था का नाम बताइए जो पाल राजाओं का भाग नहीं है। तो वहाँ पर कभी कभी लिख देता है नहीं है, लोग उसको सही से नहीं पढ़ पाते हैं और सोचते हैं कि है पूछा है और नहीं है, सही से प्रश्नों को नहीं पढ़ने की वजह से वो गलत कर बैठते हैं। पाल राजाओं का संबंध महायान से था, तंत्रयान से था तथा ब्रजयान से था, पर श्वेतांबर से नहीं था। यह आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकता है। अब तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने किसे पाल शैली का संस्थापक माना है? कौन से तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने किसे पाल शैली का संस्थापक माना है? धीमान तथा वित्तपाल। ये ज़रूर याद रखिए कि लामा तारानाथ ने पाल शैली का संस्थापक धीमान तथा वित्तपाल को माना है। धीमान और वित्तपाल किस शैली के प्रमुख चित्रकार थे? धीमान और वित्तपाल पाल शैली के प्रमुख चित्रकार थे। किसके? पाल शैली के। पाल वंश की स्थापना किसने की? पाल वंश की स्थापना की थी गोपाल ने 750 ईस्वी से 770 ईस्वी के बीच। तो बिल्कुल याद रखिएगा कि पाल वंश की स्थापना गोपाल द्वारा 750 ईस्वी से 770 ईस्वी में की है। अब भागलपुर कहाँ है? भागलपुर है बिहार में विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने, जिसे कि बाद में जला दिया गया था इस विश्वविद्यालय को। भागलपुर बिहार में विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी, इसे बिल्कुल याद रखिएगा। अब गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसके दरबार में रहते थे? लक्ष्मण सेन। तो बिल्कुल याद, किसके रचयिता? जयदेव के रचयिता कौन थे? गीत गोविंद। और वह किसके दरबार में रहते थे? लक्ष्मण सेन। पाल राजाओं के समय कांस्य मूर्ति कला का प्रमुख केंद्र क्या था? कुकीहार, गया जो है पाल राजाओं के समय का कांस्य मूर्ति कला का प्रमुख केंद्र था। अब आरंभिक ग्रंथ चित्र किस पर बने? पहले के आरंभिक जो ग्रंथ चित्र थे वह पहले तालपत्र पाम लीफ पर बनते थे, जिसे तालपत्र को क्या इंग्लिश में कहते हैं? पाम लीफ। अब दूसरा प्रश्न है, पाल पोथी चित्र बनाए गए तालपत्रों पर। तो ये जो पाल पोथी चित्र थे यह ज़्यादातर तालपत्रों पर, जो कि पाम लीफ होते हैं, उन पर ही बनाया जाता था। अब हम अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। पाल शैली के दृष्टांत चित्रों पर किस लिपि में आलेख मिलता है? तो पाल शैली में जो दृष्टांत चित्र है किस लिपि में आलेख मिलता है? देवनागरी। क्या? देवनागरी में मिलता है। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक किस भाषा में लिखा गया है? बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक पाली भाषा में लिखा गया है। ये भी याद रखिएगा कि विनय पिटक जो है आपका वो पाली भाषा में लिखा गया है। पाल चित्रों में किस शैली को अपनाया गया? पाल चित्रों में नाग शैली को अपनाया गया। यह भी बिल्कुल याद रखिएगा, आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि पाल चित्रों में किस शैली को अपनाया गया? नाग। पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? पाल चित्रकला बंगाल की है। यह भी आप बिल्कुल याद रखिएगा कि पाल चित्रकला कहाँ की है? बंगाल की है। और इसमें किस शैली को अपनाया गया है? नाग। अब दूसरा प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, दूसरे टॉपिक की ओर। अजंता की परंपरा विद्यमान है। अजंता की परंपरा कहाँ विद्यमान है? पाल शैली में। पाल शैली में अजंता की परंपरा विद्यमान है। अब दूसरा है, बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन किस शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? यहाँ से आपका प्रश्न परीक्षा में बन सकता है कि बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन किस शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो आप बताएंगे पाल शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। आपसे अगर कोई भी पूछे कि बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन किस शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है, तो उसका जवाब होगा पाल शैली। प्रमुख चित्र पाल पोथियाँ हैं, प्रज्ञा पारमिता, साधनमाला, पंचशिखा, करण देवगुहा तथा गंधव्यूह आदि। इन सभी के नाम आप बिल्कुल याद रखिएगा, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है, स्पेशली प्रज्ञा पारमिता। पाल पोथियाँ संबंधित है। पाल पोथियाँ किससे संबंधित है? महायान बौद्ध धर्म से। किससे? महायान बौद्ध धर्म से। पाल युगीन पांडुलिपि चित्र अधिकांशतः आधारित है। तो जो पाल से बनी जो पांडुलिपियाँ जो पाल युगीन है, पाल शैली में बनी हुई हैं, वह किस पर आधारित है अधिकांशतः? तो वह बौद्ध धर्म पर अधिकांशतः आधारित है। पाल शैली में बने चित्रों का आकार है
22.25 इंच लंबा तथा 2.25 इंच चौड़ा। तो यहाँ से आपके परीक्षा में बिल्कुल प्रश्न बन सकता है और आप इसे याद रखिएगा कि पाल शैली में मुख्यतः जो चित्रों का आकार है वह 22.25 इंच लंबा तथा 2.25 इंच चौड़ा। यहाँ पर यह आप बिल्कुल इसको याद रखिएगा कि 22.25 इंच लंबा तथा 2.25 इंच चौड़ा। पाल शैली के चित्रों में किस रंग का प्रयोग नहीं है? यहाँ पर क्या पूछा है? किस रंग का प्रयोग नहीं है? नहीं है पूछा है, तो बिल्कुल याद रखिएगा सुवर्ण। यह भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि किस रंग का प्रयोग नहीं है, तो आंसर दीजिएगा सुवर्ण। अब हमारी पाल शैली के जितने भी महत्वपूर्ण सवाल जिससे बन सकते थे पाल शैली से, उन सभी के बारे में हमने जान लिया है और उसको अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब हम अपने दूसरे टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे, जो कि है जैन शैली, जिसे अपभ्रंश शैली भी कहते हैं और साथ ही साथ जिसे पश्चिमी शैली भी कहते हैं। और यह कब से कब तक रही? 1100 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक। तो चलिए अब हम अपनी टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। जैन चित्रकला कहलाती है, जैन चित्रकला क्या कहलाती है? जैन चित्रकला कहलाती है लघु चित्र। तो बिल्कुल याद रखिएगा, जैन चित्रकला कहलाती है लघु चित्र। जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा? तो जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने कहा था। यहाँ से आपके परीक्षा के लिए सवाल बन सकता है कि जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा था? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने कहा था। यह जैन शैली में कल्पसूत्र महावीर की पिक्चर है, जिसको कि आप देख सकते हैं। अपभ्रंश शैली नाम किसने दिया था? यह भी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि जैन शैली को अपभ्रंश शैली भी किसने नाम दिया था? राय कृष्ण दास ने। आप यह नाम बिल्कुल याद रखिएगा कि अपभ्रंश शैली को, जो कि जैन शैली भी है, उसका नाम किसने दिया था? अपभ्रंश शैली राय कृष्ण दास ने दिया था। राय कृष्ण दास। अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग बने हैं स्थिर और जकड़े। कैसे बने हैं? अपभ्रंश शैली में जो अंग प्रत्यंग जो भी बने हुए हैं वो स्थिर हैं और साथ में जकड़े हुए भी बने हैं। तो आप यह बिल्कुल प्रश्न बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अपभ्रंश शैली जो नाम दिया गया है वो राय कृष्ण दास द्वारा जी दिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। भारत में सचित्र पुस्तकें सर्वप्रथम किस माध्यम पर बनी? तो सचित्र पुस्तकें कागज पर सर्वप्रथम बनी थी। कहाँ पर? कागज पर बनी थी। अब ये देखिए महावीर स्वामी जी के बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं। महावीर स्वामी जो कि 599 ईस्वी से 527 ईसा पूर्व तक उनका है कि, और जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकार कौन थे? महावीर स्वामी। 24वें और वो भी अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली में, कुंडग्राम में। कहाँ पर? कुंडग्राम में, वैशाली में। बिल्कुल याद रखिएगा, यह भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 599 ईस्वी पूर्व में। महावीर स्वामी को कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। जो महावीर स्वामी हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो जृम्बिक ग्राम के समीप त्रिभुज पालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे। कहाँ पर? एक साल वृक्ष के नीचे। जृम्बिक ग्राम के समीप त्रिभुज पालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे। यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? तो जृम्बिक ग्राम के समीप त्रिभुज पालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे। यहाँ ऑप्शन आपको कई प्रकार के दे देंगे, उसमें से आपको एक को चुनना होगा, तो आप ज़रूर यह प्रश्न अपने दिमाग में बैठा लीजिए। महावीर स्वामी के पिता कौन थे? महावीर स्वामी के पिता थे सिद्धार्थ। महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? तो उनकी माता का नाम याद रखिएगा, उनकी माता का नाम था त्रिशाला। महावीर स्वामी का विवाह किससे हुआ था? महावीर स्वामी का विवाह हुआ था यशोदा से। उनका नाम क्या था? यशोदा। महावीर स्वामी की पुत्री भी थी, उनका नाम था अड़ोज्या प्रियदर्शनी, जिन्हें कहते हैं प्रियदर्शनी भी उनको कहते हैं। महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन था? यहाँ से भी परीक्षा में आपके प्रश्न उठ सकता है कि महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन था? तो बिल्कुल याद रखिएगा जमाली। उसका नाम क्या था? जमाली। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी 527 ईसा पूर्व के लगभग, जब वो 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप पावापुरी में उनकी मृत्यु हुई। तो परीक्षा में यह प्रश्न बन सकता है कि उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो राजगृह के समीप पावापुरी में उनकी मृत्यु हुई थी।
जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकार कौन थे? ऋषभदेव। यह भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है कि संस्थापक एवं प्रथम, जैन धर्म के संस्थापक साथ ही साथ प्रथम तीर्थकार भी कौन था? ऋषभदेव। ऋषभदेव बिल्कुल नाम याद रखिएगा। जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय है तीर्थकार और उनकी जीवनी। तीर्थकार और उनकी जीवनी। जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है? जैन चित्रकला भारत के पश्चिम क्षेत्र की है। कहाँ की है? भारत के पश्चिम क्षेत्र की। अपभ्रंश चित्रों का विषय क्या है? तो जो जैन शैली के चित्रों का विषय अमूमन क्या होता है? जैन है। क्या है? ज़्यादातर जैन ही हैं। अब हम अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। कल्पसूत्र का सर्वप्रथम चित्रण किस शैली में हुआ? तो कल्पसूत्र का सर्वप्रथम चित्रण किस शैली में हुआ? जैन शैली में हुआ। तो आप यह बात बिल्कुल याद रखिएगा कि कल्पसूत्र का प्रथम चित्रण किस शैली में हुआ? जैन शैली में। कल्पसूत्र किसकी रचना है? यह प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है, इसलिए बिल्कुल याद रखिएगा कि कल्पसूत्र भद्रभाऊ की रचना है। किसकी रचना है? भद्रभाऊ। कई बार यह सवाल पूछा भी जा चुका है। परली आग किस शैली के चित्रों की विशेषता है? परली आग किस शैली की चित्रों की विशेषता है? वह भी अपभ्रंश यानी जैन शैली की चित्रों की विशेषता है। आगे बढ़ते हैं। सवा चश्म चेहरे, चेहरे के बाहर निकली हुई बड़ी बड़ी आंखें इत्यादि किस शैली की विशेषता है? तो यह भी किसकी विशेषता है? परली आंखें, सवा चश्म चेहरे, चेहरे के बाहर निकली हुई बड़ी बड़ी आंखें, यह सब जो विशेषताएं हैं ये जैन शैली की विशेषता है और ये सब किस में बनी है? जैन शैली में बनी हुई हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ है? खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण भी किस में हुआ है? अपभ्रंश शैली यानी जैन शैली में। जैन धर्म के अनेक तीर्थकार किस सचित्र पुस्तक में चित्रित हैं? तो ज़्यादातर तीर्थकार जैन धर्म के वह किसमें? कालकाचार्य कथा, कालकाचार्य कथा में चित्रित हैं। यह आप बिल्कुल याद रखिएगा, कालकाचार्य चित्रकथा का नाम। जैन चित्र सर्वप्रथम कागज पर बने। यहाँ से बिल्कुल आपके परीक्षा के लिए प्रश्न बन सकते हैं कि जैन चित्र सर्वप्रथम कब कागज पर बने? 12वीं शताब्दी में ध्वन्य लोक 1156 से लेकर 66 ईस्वी नामक ग्रंथ में। किस ग्रंथ में? ध्वन्य लोक ग्रंथ में 12वीं शताब्दी में बना जैन चित्र का सर्वप्रथम कागज पर बनाया गया। भारतीय चित्रकला के इतिहास में कागज का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ? तो यह भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि कब हुआ? जैन शैली में हुआ। किसके इतिहास में? भारतीय चित्रकला के इतिहास में कागज का सर्वप्रथम प्रयोग जैन शैली में ही हुआ है। यह बात आप बिल्कुल याद रखिएगा। जैन धर्म की सबसे प्राचीन सचित्र पांडुलिपि औध्य निरुक्ति वृत्ति ताड़पत्र का रचना काल क्या है? यह भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैन धर्म की सबसे प्राचीन सचित्र पांडुलिपि औध्य निरुक्ति, बिल्कुल औध्य निरुक्ति ताड़पत्र का रचना काल है 1060 ईस्वी पूर्व। बिल्कुल याद रखिएगा 1060 ईस्वी पूर्व क्या है? इसका रचना काल है। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बन सकता है कि जैन धर्म की सबसे प्राचीन सचित्र पांडुलिपि का रचना काल क्या है? 1060 ईस्वी पूर्व और उसका नाम क्या है? औध्य निरुक्ति वृत्ति, औध्य निरुक्ति वृत्ति। जैन शैली का दूसरा प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है निशीथ चूड़ी। क्या नाम है? निशीथ चूड़ी उसका क्या है? दूसरा प्राचीन ग्रंथ का नाम है जो कि 1100 ईस्वी में बना था। निशीथ चूड़ी के बारे में अब हम थोड़ा जान लेते हैं। निशीथ चूड़ी जिनदास गढ़ी द्वारा रचित। यह किसके द्वारा? जो निशीथ चूड़ी जो दूसरा प्राचीनतम ग्रंथ है जैन शैली का, यह जिनदास गढ़ी द्वारा रचित है। किसके द्वारा? जिनदास गढ़ी द्वारा। किसके समय में हुआ था इसका निर्माण? सिद्धराज जयसिंह के समय में। यहाँ भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से भी आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जो निशीथ चूड़ी है किसके द्वारा बनाया गया है और किसके समय में बनाया गया है। तो आप बताइएगा कि जिनदास गढ़ी द्वारा रचित है ये और ये सिद्धराज जयसिंह के समय में। किसके? सिद्धराज जयसिंह के समय में बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। सृष्टिशलाका पुरुष चरित्र, सृष्टिशलाका पुरुष चरित्र की रचयिता कौन है? हेमचंद्राचार्य। हेमचंद्राचार्य सृष्टिशलाका पुरुष चरित्र के लेखक है, रचयिता हैं। यह प्रश्न भी आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि पूछा जा सकता है कि सृष्टिशलाका पुरुष चरित्र के रचयिता कौन है? तो आप लोग बताइएगा हेमचंद्राचार्य क्या है? इसके रचयिता है। कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ की है? तो यह हमारे जौनपुर की है। कहाँ की है? जो पूर्वांचल में आता है जौनपुर, जो हमारे जौनपुर की है।
जौनपुर वह जगह भी है जहाँ पर मैं रहती हूँ। कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ की है? जौनपुर की है। कल्पसूत्र की कौन सी प्रति सर्वश्रेष्ठ है तथा स्वराक्षरों में लिखी गई है? तो बिल्कुल याद रखिएगा कि कल्पसूत्र की सर्वश्रेष्ठ एवं स्वराक्षरों में लिखी गई प्रति है जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह सरकी के समय में चित्रित 1467 ईस्वी की प्रति, जो बड़ौदा के ज्ञान मंदिर में सुरक्षित है। कहाँ पर सुरक्षित है? बड़ौदा के ज्ञान मंदिर में। तो यह बिल्कुल याद रखिएगा कि सर्वश्रेष्ठ प्रति जो है जौनपुर के हुसैन शाह सरकी के समय में लिखी गई है और यह कहाँ है? बड़ौदा के ज्ञान मंदिर में सुरक्षित है। अब इस समय जौनपुर की तुलना ईरान के किस कला केंद्र से की जाती थी? तो जौनपुर की तुलना ईरान के किस कला केंद्र से की जाती थी? सिराज। क्या नाम याद रखिएगा? सिराज से की जाती थी। मांडू मध्य प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वह है जैन चित्रकारी। जो मध्य प्रदेश मांडू है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? जैन चित्रकारी। यह भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। 1439 ईस्वी में मांडू में चित्रित कल्पसूत्र की प्रति कहाँ सुरक्षित है? तो यह कल्पसूत्र की प्रति राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। मांडू में चित्रित, कहाँ पे? मांडू में चित्रित कल्पसूत्र की जो प्रति है वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित रखी गई है। अब आगे बढ़ते हैं। किस शैली के चित्रों में सीमांत रेखा को निब की सहायता से काली स्याही से बनाया गया? यह भी आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि किस शैली को चित्रों में सीमांत रेखा को निब की सहायता से काली स्याही से बनाया गया है? वह भी क्या है? अपभ्रंश शैली। कौन सी शैली? अपभ्रंश शैली, जिसे जैन शैली और कुछ लोग इसे पश्चिमी शैली का नाम भी देते हैं। पश्चिमी भारतीय शैली के आकारों की बाह्य रेखा किससे बनी है? तो बाह्य रेखा किससे बनी है? काली स्याही से कलम द्वारा। किससे? काली स्याही से कलम द्वारा बनाई गई है। अब आगे देखते हैं। 1550 ईस्वी के आसपास चित्रित लौर चंदा। क्या लौर चंदा? इस ग्रंथ का एक भाग लाहौर और दूसरा भाग चंडीगढ़ संग्रहालय में है। किस चित्र शैली का उदाहरण है? जैन। यह भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से यहाँ से महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है कि लौर चंदा जिस ग्रंथ का एक भाग लाहौर में रखा गया है सुरक्षित और दूसरा भाग चंडीगढ़ संग्रहालय में रखा गया है, वह किस शैली का उत्तम उदाहरण है? तो जैन शैली का। यह बात आप बिल्कुल याद रखिएगा। लौर चंदा या चंदायान। क्या लौर चंदा या चंदायान अवधी भाषा के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद इसके क्या थे? लेखक थे। या आप बिल्कुल याद रखिएगा। अपभ्रंश शैली के चेहरे दिखाई देते हैं। अपभ्रंश शैली के चेहरे कैसे दिखाई देते हैं? अपभ्रंश शैली के चेहरे भाव शून्य दिखाई देते हैं। जैन शैली के चित्रों में किन रंगों की प्रधानता है? यह भी आपके सवाल में कुछ एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि जैन शैली में किन चित्रों की रंगों की प्रधानता है? तो प्राथमिक रंगों की। किसकी प्रधानता है? प्राथमिक रंगों की प्रधानता इसमें दी गई है। जैन शैली में पशु पक्षियों तथा प्रकृति का चित्रण कैसा है? तो वह अस्वाभाविक है। कैसा है? अस्वाभाविक। पटचित्रों के निर्माण में किस शैली को अपनाया गया है? तो पटचित्रों के निर्माण में गौड़ शैली को अपनाया गया है। किसको? गौड़ शैली। यह भी आप याद रखिएगा कि पटचित्रों के निर्माण में किसको अपनाया गया है? गौड़ शैली। वसंत विलास के चित्र कहाँ पाए जाते हैं? यह भी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है कि वसंत विलास के चित्र कहाँ? अहमदाबाद गुजरात में पाए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने थ्योरी पे। कपड़े पर निर्मित, कहाँ पर? कपड़े पर निर्मित उस काव्य कलाकृति का नाम बताइए जो श्री मेहता को गुजरात से मिली थी। किसको मिली थी? श्री मेहता को। तो उसका नाम है वसंत विलास, जो कि अहमदाबाद गुजरात में है। आचार्य रत्नागिरी द्वारा 1451 ईस्वी में चित्रित है। तो यह भी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ से महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है कि किस पे निर्मित? पहली बात तो कपड़े पे, और उसकी कलाकृति का नाम क्या है? वसंत विलास। और इसको किसे मिली थी? ये श्री मेहता को गुजरात से मिली थी। और इसको चित्रित किसने किया था? आचार्य रत्नागिरी ने 1451 ईस्वी में। कब? 1451 ईस्वी में। तो इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा। वसंत विलास संग्रह फियर गैलरी ऑफ आर्ट वाशिंगटन अमेरिका में कितने चित्र हैं? तो बताइएगा आप। 79 चित्र हैं। वसंत विलास में कितने चित्र हैं? 79 चित्र हैं। ऋतु एवं
बारहमासा का सर्वप्रथम अंकन किस चित्रित प्राचीन पट्टिका स्क्रॉल में मिलता है? तो यह भी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से बन सकता है कि ऋतु एवं बारहमासा का सर्वप्रथम अंकन कब सर्वप्रथम किस चित्रित प्राचीन पट्टिका से मिलता है? वह मिलता है वसंत विलास से, जो कि श्री मेहता ने ढूंढा था गुजरात के अहमदाबाद में। जैन शैली से प्राप्त चौर पंचाशिका, क्या चौर पंचाशिका के चित्रों में क्या चित्रित है? विल्लड़ और चंपावती की प्रणय लीला। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे भी आप बिल्कुल याद रखिएगा कि जैन शैली में से प्राप्त जो चौर पंचाशिका के चित्र हैं वह क्या चित्रों में अपने दिखाते हैं? विल्लड़ और चंपावती की क्या दिखाते हैं? प्रणय लीला दिखाते हैं। चौर पंचाशिका किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है विल्लड़ द्वारा। यह भी बिल्कुल याद रखिएगा कि जो चौर पंचाशिका है वह विल्लड़ और चंपावती की प्रणय लीला तो दिखाती है, लेकिन इसके विल्लड़ के द्वारा लिखी गई है। जैन शैली को अपभ्रंश शैली नाम किस विद्वान ने दिया? अभी मैंने आपको पढ़ाया था ना, जैन शैली को अपभ्रंश शैली का नाम दिया है स्वर्गीय राय कृष्ण दास ने। जैन शैली को अपभ्रंश शैली का नाम दिया है स्वर्गीय राय कृष्ण दास ने। जैन शैली के चित्रों के धरातल क्या क्या है? यह भी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ से महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है कि जैन शैली के चित्रों का धरातल क्या क्या है आखिर? ताड़पत्र है, कपड़ा है, कागज है तथा भित्ति है। ताड़पत्र, कपड़ा, कागज तथा भित्ति। आगे बढ़ते हैं। पाक शास्त्र का ग्रंथ न्याय मतनामा के राज्यकाल में लिखा गया है। पाक शास्त्र क्या? न्याय मतनामा किसके राज्यकाल में लिखा गया है? गियासुद्दीन खिलजी। किसके? गियासुद्दीन खिलजी के, खिलजी वंश के समय में यह लिखा गया है। तो अब हम अपने प्रश्न और अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। जैन शैली की, जैन शैली का आरंभ एवं विकास कब हुआ? जैन शैली का आरंभ और विकास 1100 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक हुआ। जैन शैली की खोज किसने की? यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से बन सकता है कि जैन शैली की आखिर खोज की किसने? तो जैन शैली की खोज किसने की है? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने। सन 1924 ईस्वी में बर्लिन म्यूजियम जर्मनी में कल्पसूत्र की सचित्र प्रति किसने खोजी? आनंद कुमार स्वामी। वह वही थे, आनंद कुमार स्वामी ने ही सन 1924 ईस्वी में बर्लिन म्यूजियम जर्मनी में कल्पसूत्र की सचित्र प्रति उन्होंने खोजी थी। यह आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, आप प्लीज़ इसे याद रखिएगा। गीत गोविंद और कल्पसूत्र किस धर्म की सचित्र रचना है? तो यह धर्म जैन धर्म की सचित्र रचना है। क्या है? गीत गोविंद और कल्पसूत्र इसका नाम है, जो कि जैन धर्म की सचित्र रचना है। रति रहस्य एवं काम सूत्र ग्रंथों पर आधारित चित्र किस शैली में सर्वप्रथम बनाए गए? तो यह सर्वप्रथम वाले सवाल महत्वपूर्ण होते हैं। तो रति रहस्य एवं काम सूत्र ग्रंथों पर आधारित चित्र किस शैली में प्रथम बनाए गए हैं? जैन शैली में। यह भी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि रति रहस्य एवं काम सूत्र सर्वप्रथम जैन शैली में बनाए गए हैं। किन ग्रंथों में अपभ्रंश शैली के चित्र मिलते हैं? तो बाल गोपाल स्तुति, रतिहस्य, दुर्गा सप्तशती, वसंत विलास, कल्पसूत्र, कालकाचार्य कथा, निषेध चूर्णी, श्राव का प्रतिकर्म चूर्णी, उत्तराध्ययन सूत्र, संग्रहणी सूत्र, चौर पंचाशिका, 10 वैकल्पिक लघुवृत्ति, गीत गोविंद तथा कथा करित सागर में जैसे ग्रंथों में अपभ्रंश शैली के चित्र मिलते हैं। ये सभी जो है जैन शैली के ग्रंथ हैं। किसके? जैन शैली के, जैन शैली। और यह आप सभी की परीक्षा के दृष्टिकोण से जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बन सकते थे, पाल शैली, अपभ्रंश शैली जिसे जैन शैली और साथ ही साथ पश्चिमी भारतीय शैली भी कहते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे, वन लाइनर आ सकते थे, उसको मैंने आपको पढ़ा दिया है। और इससे संबंधित जितने MCQ क्वेश्चंस हैं वह उससे रिलेटेड वीडियो वह सुबह मैं आप लोगों को डाल दूँगी। और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई होगी तो मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं खुद को दिन ब दिन इम्प्रूव करने की कोशिश करती रहूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।